अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? तकरीबन 2.5 साल का लंबा वक्त हो गया माफिया डॉन अतीक अहमद के हत्याकांड को, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अतीक को मौके बेमौके कब्र से खोद ही लाते हैं, ये जानते हुए कि अतीक जैसे माफिया का अंत चाहे जैसे हुआ हो, समाज में उसकी छवि खलनायक की ही थी। लेकिन बावजूद इसके अखिलेश इस माफिया का नाम लेकर उसे जिंदा रखना चाहते हैं। जब जब अखिलेश इन माफियाओं के साथ खड़े नजर आते हैं, तब तब योगी आदित्यनाथ की वो चुनौती जहन में ताजा हो जाती है जब उन्होंने भरी विधानसभा में कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। योगी के इसी अंदाज के कायल है उत्तर प्रदेश की जनता। भय और खौफ के माहौल को योगी ने अपने इसी अंदाज से दूर भगाया है। अपराध और माफिया राज से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने में योगी आदित्यनाथ के इसी सख्त रवैये ने भूमिका निभाई है। लेकिन अखिलेश यादव योगी के इसी मजबूत पक्ष पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे हैं। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उठ रही हैं। अतीक अहमद जैसे माफिया को बार बार अपनी जुबान पर लाने की अखिलेश गलती कर रहे हैं, या वो जानबूझकर अपनी सियासी आकांक्षाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझने से पहले यही देख लिया जाए कि अखिलेश और योगी राज में कानून और व्यवस्था का क्या हाल रहा है। सिर्फ हत्या ही हत्या के मामले देख लें तो अखिलेश राज में 2013 में 5047 हत्या के मामले आए, 2014 में 5150 हत्याएं हुई, 2015 में 4732 हत्याएं हुई और 2016 में 4889 हत्याएं हुई। वहीं योगी राज की बात करें तो 2017 में 4324, 2018 में 4018, 2019 में 3806, 2020 में 3468, 2021 में 3717 और 2022 में 3491 हत्याओं के मामले हैं। आंकड़े लगातार कम हुए हैं। इतना ही नहीं, 2016 का अखिलेश राज और 2022 का योगी राज रैंकिंग में भी अखिलेश की सरकार को सबसे ऊंचे पायदान पर ला खड़ा कर रहा है। 2016 में अखिलेश राज हत्या के मामले में नंबर 1 था, वहीं योगी की सरकार हत्या के मामले में 28वें नंबर पर आती थी, जबकि बलात्कार के मामले में अखिलेश राज नंबर 1 पर था और योगी सरकार 24वें नंबर पे थी। वहीं डकैती के मामले में अखिलेश की सरकार 4थे नंबर पर थी, जबकि योगी सरकार 31वें नंबर पर थी। लेकिन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में क्राइम ही क्राइम नजर आता है। हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन मुद्दा क्राइम का नहीं है, मुद्दा है क्राइम जिनकी रगों में दौड़ता था उनके समर्थन का, यानी अतीक अहमद का। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? माफिया अतीक को यूं जुबान पर लाना इत्तेफाक नहीं है। माफिया अतीक हो या मुख्तार हो, उनके मरने पर समाजवादी पार्टी का मातम मनाना दरअसल अखिलेश यादव की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का सिंबल रहा है। संविधान पर चर्चा के दौरान बिना नाम लिए अतीक अहमद की मौत पर सरकार की न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा करना ही संविधान की तौहीन करने जैसा है। कौन नहीं जानता कि अतीक अहमद क्या था और उसके कारनामे क्या थे। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक सियासी पार्टियों का हमेशा से चहेता रहा, जिसको जब मौका मिला तब
अतीक और अतीक के वर्चस्व को उसने भुनाने की कोशिश की। 1989 से लेकर 1990 तक अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक रहा। 1995 में गेस्ट हाउस कांड में मायावती पर हमले के आरोप के बाद मुलायम सिंह यादव ने अतीक को समाजवादी पार्टी में शामिल किया। 1996 में अतीक सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर चौथी बार विधायक बना। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से जीतकर अतीक सांसद बन गया। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को जेल से रिहा किया, लेकिन 2018 के फूलपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद का टिकट काट दिया और ये आरोप लगाया कि अतीक अहमद बीजेपी की मदद कर रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी इस उपचुनाव को जीत लिया। अतीक ने अपने सियासी रसूख का दायरा बढ़ाया और 2021 में असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन को AIMIM में शामिल कर लिया। हालांकि 2022 में साइस्ता ने बसपा ज्वाइन कर ली, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद बसपा ने साइस्ता को उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया। अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक सफर दिखाता है कि कैसे समय समय पर तमाम सियासी पार्टियों ने उसके नाम का, उसके रसूख का इस्तेमाल किया और आज तक करते आ रहे हैं। वजह साफ है अतीक का मुस्लिम होना, और अखिलेश उत्तर प्रदेश में पीडीए को एकजुट रखना चाहते हैं। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीडीए परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीडीए परिवार और पीडीए के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। जिस पीडीए को लेकर अखिलेश इतने आश्वस्त हैं, उस पीडीए ने बेशक लोकसभा चुनाव में अखिलेश को 37 सीटें जिताकर उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर लाया हो, लेकिन 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा माने जाने वाले यूपी उपचुनाव 2024 के नतीजों ने तो अखिलेश की सारी इंजीनियरिंग को फेल कर दिया और 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। खास बात यह कि इन 7 में से बीजेपी ने वो सीट भी जीत ली जो अखिलेश की इंजीनियरिंग के हिसाब से बीजेपी के लिए नामुमकिन थी। वो सीट थी मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट। बीजेपी ने इस सीट पर 31 साल बाद कब्जा किया था। बीजेपी के रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को करीब 1.5 लाख मतों के अंतर से हराकर ये साबित कर दिया था कि अखिलेश की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली इंजीनियरिंग बीजेपी के एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे वाले सोशल फार्मूले के आगे फेल है। देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। अखिलेश संसद से कहते हैं कि देश के 20 करोड़ नागरिकों, खासकर मुस्लिमों को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। उनके पूजा स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन योगी के पास अखिलेश को देने के लिए माकूल जवाब है। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी।